तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। आज है 23 अक्टूबर 2024। आज 23 अक्टूबर के हम करंट अफेयर देखेंगे। आज 23 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए अजय कुमार सिंह जी को झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। आ, झारखंड में अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव होने हैं। आइए की पॉइंट देखते हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया। अजय कुमार सिंह ने अनुराग गुप्ता की जगह ली। बता दें कि अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। अजय कुमार सिंह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 3 आईपीएस अधिकारियों के एक पैनल से चुना गया था जिनके नाम राज्य सरकार ने भेजे थे। बता दें कि झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद से हटाने का निर्देश दे दिया था। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है सी भुवनेश्वर उड़ीसा में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा जनवरी 8 से 10 2025 तक अपनी राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय की योगदान को सम्मानित करता है और जनता मैदान में आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे भुवनेश्वर इस प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन का स्थल बन गया है। कार्यक्रम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी। तिथियां 8 से 10 जनवरी 2025। स्थान जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा। मंजूरी उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय एमईए द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। पुलिस स्मृति दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों के लिए किन योजनाओं की शुरुआत की है? सही आंसर है सी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। ऑप्शन है सी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिसमें वर्दी भत्ता में 70% की बढ़ोतरी, बैरकों में रहने वाले सिपाहियों के लिए मकान भत्ता में 25% की वृद्धि शामिल है। ये महत्वपूर्ण घोषणाएं लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम के दौरान की गई, जो उन पुलिसकर्मियों की याद में आयोजित किया गया जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। वर्दी भत्ता सभी पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी भत्ते में 70% की बढ़ोतरी की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 16 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है बी कोलंबिया में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 21 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में शुरू हो गया है, जहां लगभग 200 देश वैश्विक जैव विविधता प्रतिबद्धताओं पर प्रगति का आकलन करेंगे। कुनमिंग ट्रानियन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिस पर 196 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य प्रकृति के नुकसान को रोकना और उलटना है। मुख्य कार्यों में यह समीक्षा करना शामिल है कि देशों की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां, कार्य योजनाएं एनपीएसएपी ढांचे के साथ कैसे रेखांकित होती हैं। निगरानी प्रणाली को आगे बढ़ाना, संसाधन
जुटाना बढ़ाना। इसके अतिरिक्त कोप 16 डिजिटल आनुवांशिक संसाधन डेटा से लाभ साझा करने के लिए एक तंत्र को अंतिम रूप देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? सही आंसर है बी, प्रदूषण का बढ़ता स्तर। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान जीआरएपी के चरण 2 को 22 अक्टूबर 2024 से सक्रिय कर दिया गया है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा किया गया था, जिससे नागरिकों को इससे बचने की सलाह दी थी। अक्टूबर से जनवरी के दौरान धूल पैदा करने वाले निर्माण और कचरे और बायोमास को खुले में जलाना। 11 सूत्री कार्य योजना लागू की गई, जिसमें दैनिक सड़क की सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर सख्त धूल नियंत्रण शामिल है। समिति ने हॉट स्पॉट पर लक्षित प्रदूषण नियंत्रण, वैश्विक बिजली जन समिति ने हॉट स्पॉट लक्षित प्रदूषण नियंत्रण, वैकल्पिक बिजली जनरेटर के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है बी, कजान, रूस में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान, रूस में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के नेता उपस्थित थे। शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों का भी स्वागत किया गया। मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। मुख्य चर्चाएं आर्थिक सहयोग, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार, सतत विकास, डिजिटल समावेशन पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर विचार किया। नेताओं ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग पर जोर देते हुए वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, नवाचार को भी संबोधित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में किस राज्य में अनुसूचित जाति को उपवर्गीकरण करके दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है सी, हरियाणा। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा में अनुसूचित जाति समुदाय को अब एक पैनल की सिफारिश के अनुसार वंचित अनुसूचित जाति डीएससी और अन्य अनुसूचित जाति ओएससी में विभाजित किया गया है। डीएससी में वाल्मीकि, धनक, मजहबी, सिख और खटिक जैसी जातियां शामिल हैं, जबकि ओएससी में चमार, रहगार और अन्य जैसी जातियां शामिल होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के मून नाइट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है डी, चंद्रमा पर संचार और नेविगेशन स्थापित करना। आइए की पॉइंट देखते हैं। यह कार्यक्रम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच उच्च गति, कम विलंबता संचार को सक्षम करने का प्रयास करता है, साथ ही सटीक चंद्र नेविगेशन भी करता है। मून नाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज एलसीएनसी टेलीस्कोपियों के साथ एक सहयोग है और यूके और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य सटीक चंद्र लैंडिंग की सुविधा प्रदान करना, सतह गतिशीलता का समर्थन करना और चंद्रमा पर उपग्रह नेविगेशन और डेटा साझाकरण को पृथ्वी पर उतना ही सहज बनाना है जितना कि पृथ्वी पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तेल अन्वेषण के कारण समाचारों में आया जेलाद वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ए, मणिपुर में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। जेलाद वन्यजीव अभयारण्य विविध वन्यजीवों का घर है, जिसमें बाघ, तेंदुए, गिवन, हॉर्नबिल और अजगर शामिल हैं। साथ ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जेलाद झील भी है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अन्वेषण परियोजना को प्रारंभिक चरण 1 मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय समुदाय में तीव्र विरोध पैदा हो गया। आरएनसीएम ने व्यक्तियों और समूहों से परियोजना का समर्थन करने से बचने का आह्वान किया, चेतावनी दी कि अन्वेषण का समर्थन करना देशद्रोह का कार्य माना जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
पणजी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है डी लखन सिंह जी ने। की पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान के लखन सिंह ने S400 मीटर फ्री स्टाइल में 3:0450 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उड़ीसा के कमलकांत रजत और हरियाणा के बलराज कांस्य रहे। उड़ीसा के नरहरि ने 1:54.73 के समय पर S500 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लक्ष्मण राव रजत और बिहार के शम्स आलम काश्य को भी पछाड़ दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के तट पर आने की आशंका किस राज्य में है? सही आंसर है सी उड़ीसा। की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इस अवधि के दौरान दोनों राज्यों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। शुक्रवार तक भारी वर्षा जारी रहेगी। चक्रवाती तूफान की 24 अक्टूबर की रात 25 अक्टूबर को उड़ीसा के पूर्वी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के पास तट पर आने की आशंका है। हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है, जिसमें 120 किलोमीटर घंटा तक की गति हो सकती है, जिससे दोनों राज्य प्रभावित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहामास में लैंडफॉल करने के बाद कौन सा देश हरिकेन ऑस्कर के आने का सामना कर रहा है? सही आंसर है बी क्यूबा। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। तूफान का केंद्र ग्रेट इनागुआ द्वीप पर प्रभावित हुआ, जिससे बहामास में खतरनाक तूफान की लहर और संभावित तटीय बाढ़ की चिंताएं पैदा हुई हैं। पूर्व अनुमान में बहामास में 2 से 4 इंच बारिश की भविष्यवाणी की गई। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में 6 इंच तक बारिश हो सकती है। क्यूबा में 5 से 10 इंच बारिश की उम्मीद है। कुछ क्षेत्रों में 15 इंच तक बारिश होने की उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? सही आंसर है सी रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड RSPB ने। की पॉइंट देख लेते हैं। यह जीत RSPB के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने पिछले साल के फाइनल में इंडियन ऑयल से मिली हार का बदला लिया है। मैच की शुरुआत इंडियन ऑयल ने 18वें मिनट में दीपिका के शानदार गोल से की। RSPB ने जल्द ही बराबरी कर ली। भारत की सबसे अधिक खिलाड़ी वंदना कटरिया ने इस मिनट बाद ही गोल कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में खोजे गए विजयनगर साम्राज्य के तांबे की प्लेटों पर उत्कीर्ण लेखा 1513 ईस्वी किस राज्य के शासनकाल के हैं? सही आंसर है डी राजा कृष्णदेव राय के समय के। आइए की पॉइंट देखते हैं। यह खोज मंदिर के लाकरों के नियमित निरीक्षण के दौरान हुई, जो हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त HR और CE विभाग द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। तांबे की प्लेटों में 2 पत्ते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की मोहर वाली एक अंगूठी से जुड़े हुए हैं। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी TR प्रकाश ने राज्य पुरातत्व विभाग के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साई के उत्खनन विभाग को सूचित किया है। आइए लास्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीत हासिल की है? सही आंसर है डी दक्षिण अफ्रीका को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। न्यूजीलैंड ने फाइनल में 158/5 स्कोर बनाए, जिसमें एमेलिया केर 43 और ब्रुक हार्ली 38 ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एमेलिया केर ने गेंद से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 रन देकर 3 विकेट लिए उन्होंने टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। दक्षिण अफ्रीका के मजबूत शुरुआत के बावजूद रनों का पीछा करने केवल 126/9 का स्कोर बना सका, जिसमें लारा बोल्हार्ड ने 33 रन बनाकर शीर्ष स्कोर रहे हैं। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए, तीरंदाजी विश्व कप के महिला रिकर्व वर्ग के फाइनल में दीपिका कुमारी किससे हार गईं? सारा लोपेज से, ली जियामन से, एलेक्जेंडा वेलेंसिया से, किम जिन से?
दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 23 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।